गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। जीएस वर्ल्ड के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। मैं विनोद सर। देखिए, आज मेरी फर्स्ट डे क्लास है और आप लोगों को शायद नोटिफिकेशन मिल चुका है कि ये जो आपकी क्लास है वो टीजीटी पीजीटी की क्लास है। तो यहाँ पर जो आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, आपको ध्यान रखना है कि एक वेल मेंटेन के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई टर्मिनोलॉजी के साथ, एक नए जोश के साथ आपका ये चैनल के माध्यम से जो मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि इस चैनल से जितने भी लोग जुड़े हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले तो शेयर करें, क्योंकि इस क्लास में आज जो मैं आपको देने वाला हूँ वो सभी प्लेटफॉर्म से हटकर है। और इस क्लास में ख़ास तौर से मैं उन बिंदुओं पर चर्चा करूँगा, यानी उस स्ट्रेटजी पर मैं चर्चा करूँगा जो एक टीजीटी और पीजीटी के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। क्योंकि सामान्य तौर पर जब आप टीचर सेगमेंट में आते हैं और टीजीटी पीजीटी या नेट जेआरएफ या अन्य परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो ज़्यादातर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बेसिकली पता नहीं होता है कि वास्तव में टीजीटी पीजीटी के लिए वेल मेंटेन प्रिपेयरिंग कैसे करनी चाहिए। तो आज इस क्लास में, यानी इकोनॉमिक्स की क्लास में, ध्यान रखिएगा आपकी जो क्लास है वो क्लास आपकी इकोनॉमिक्स की क्लास है, ठीक है, अर्थशास्त्र की क्लास है। पूर्णतः ये क्लास आपके टीजीटी और पीजीटी पर आधारित है। तो इस क्लास में सबसे पहले ध्यान रखिएगा हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेटजी पर डिफाइन करेंगे कि हाउ यू कैन स्टडी द मटेरियल ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स के बारे में आपको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, इकोनॉमी का क्राइटेरिया क्या है, इकोनॉमी सेगमेंट में आपको कौन कौन सी बुकें आपको पढ़ना है, ठीक है। इस बेसिक बातों को ध्यान में रखते हुए ही हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो क्लास स्टार्टिंग करते समय बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं वो एक्चुअल में ग्रेजुएशंस में या पीजी में या बीकॉम में या एमकॉम में उनका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट होता है, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है वो ग्रेजुएशन तो कर लेते हैं या एमकॉम बीकॉम तो कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो पूरा उनका जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स के बारे में उनका क्लियर नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में इस क्लास में मैं चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपका जो भी टीजीटी पीजीटी सेगमेंट का क्राइटेरिया है उसमें आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो। दूसरी बात यह है कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो करंट के मैटर्स हैं, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, या अभी जो टीजीटी पीजीटी की जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं या हो चुकी हैं विभिन्न राज्यों में, खास तौर से अगर आप देखेंगे उत्तरांचल हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, झारखंड हुआ, यूपी हुआ, तो यहाँ पर अगर जो टीचर सेगमेंट में जो भी आपकी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें अभी तक की जो परीक्षाओं में जो पूछे गए सवाल हैं, या आपके उत्तर प्रदेश में जैसा आपको पता है कि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो फॉर्म को फिलअप कर चुके होंगे और उनको पता है कि पीजीटी सेगमेंट में लगभग 54 सीट है और इस 54 सीट में अगर आप देखेंगे तो अब आपको एक रूल और रेगुलेशंस के साथ, टाइम टेकन के साथ, एक बाउंडेशन के साथ निश्चित सीमा में आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप सही समय पर पूरे सिलेबस को मेंटेन नहीं करते हैं, पूरे सिलेबस की आपको जानकारी नहीं होती है, सिलेबस का क्राइटेरिया क्या है, क्वेश्चन का क्राइटेरिया क्या है और किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में नॉलेज नहीं है तो आप टीजीटी पीजीटी के बारे में आप सोचना छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप इस सेगमेंट से जुड़ रहे हैं, हमारे सेगमेंट से जुड़ना चाह रहे हैं, तो मैं तो चाहता हूं आपसे कि हमारी क्लास से आप लोग जुड़िए। और इस क्लास में मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि जीएस वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर आपको उन चीज़ों को डिफाइन किया जाएगा जो और प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिलता है। यानी जो आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजी होगी, इकोनॉमिक्स की ABCD होगी, और साथ ही साथ बेसिक सवालों का जवाब देते हुए मैं उन बिंदुओं पर चर्चा करूंगा जो आपके लिए आने वाली संभावित परीक्षा में बहुत ही प्रभावशाली साबित होगी। सिर्फ प्रभावशाली साबित नहीं होगी, बल्कि मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आप इस चैनल से जुड़ते हैं, खासतौर से हमारे सब्जेक्ट से, तो 100% आपकी सिलेक्शन की गारंटी देता हूं। लेकिन उसके लिए आपको गाइस, दोस्तों, मित्रों, जो भी आप भाई बहन हैं, आप सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आप चैनल पे आइए और देखिए यहाँ पर जो मैटर आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है वो अन्य प्लेटफॉर्म की तरह वो ज़बरदस्त होगा, मैटर एकदम परफेक्ट होगा, सुपर पावर होगा और आपकी मंजिलों को उतना करीब ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। तो हमारी क्लास में मंजिलें कितनी करीब है,
रास्ते अलग हों, लेकिन यहाँ टीजीटी पीजीटी का प्लेटफार्म है, ये आपके नज़दीक है। तो टीजीटी पीजीटी आपके बहुत नज़दीक होगा, आपकी आशाओं पर खरा उतरूंगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जीएस वर्ड पर जिस क्लास को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसमें आपको कहीं भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि जीएस वर्ड प्लेटफार्म ही ऐसा है, क्वालिटी पर बेस है, क्वालिटी को डिफाइन करता है, 100% सिलेक्शन देता है। तो यहां आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं उसी चीज को मेंटेन करने वाला हूं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इन चीजों को सिर्फ देखें नहीं, बल्कि अपने मित्रों को भी आप इसको वेरीफाई कीजिए, बताइए कि देखिए इस चैनल पर विनोद सर की क्लास स्टार्ट हुई है और इस क्लास में जो मैटर मिल रहा है वो कहीं और नहीं मिल रहा है। तो आइए हम लोग थोड़ी सी स्ट्रेटजी पर चर्चा करते हैं कि अगर आप टीजीटी पीजीटी या एलटी या जीआईसी या अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको किन बेसिक चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा। जब तक आप बेसिक चीज़ों पर ध्यान नहीं रखेंगे, ध्यान रखिएगा, आप अगर इन बेसिक चीज़ों पर ध्यान नहीं रखेंगे तो टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसका जो पेपर का क्राइटेरिया है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए यहाँ देखते हैं कितने लोग लाइव आ चुके हैं। बिट्टू जी हेलो सर, गुड इवनिंग सर, वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी लोगों को। जीएस वर्ड के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। आप लोग आ चुके हैं, मैं आप लोगों का फिर से यहाँ पर वेलकम और अभिनंदन करना चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को इकोनॉमिक्स के बारे में डिटेल में आपको पूरा एनालिसिस मिलेगा, पूरा डेटा आपको मिलेगा, पूरी आपकी टर्मिनोलॉजी मिलेगी, क्वेश्चन पावर मिलेगा और किस तरीके से क्राइटेरिया के तहत क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर भी हम पूरी तरीके से ध्यान देंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को कुछ बेसिक बातों पर ध्यान रखना है। बेसिक बातें क्या है कि आपको कैसे तैयारी करना है, हाउ यू कैन मेंटेन दिस इकोनॉमिक सेगमेंट। पहले आप इकोनॉमी को कैसे सेगमेंट करेंगे, इकोनॉमिक्स को आप कैसे पढ़ेंगे। संख्या तिवारी जी गुड इवनिंग, आप गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी लोगों को। तो इस प्लेटफॉर्म पर मैं जो डिफाइन करने जा रहा हूं, आप बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा और सिर्फ ध्यान से सुनिएगा नहीं, इसको अगर आप एक्चुअल में टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले इस बेसिक बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले लेट्स बिगिन हाउ यू कैन मेंटेन द इकोनॉमी सेगमेंट अदर इकोनॉमिक सेगमेंट। कैसे आप इसको मेंटेन करते हैं, उसके लिए कुछ बेसिक बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, चर्चा करने से पहले आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं तो आपके पास परफेक्ट आपके पास मैटर होना चाहिए, परफेक्ट आपके पास बुक होना चाहिए, परफेक्ट आपके पास क्वेश्चन आवर होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अब आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना है। देखिए, टीजीटी पीजीटी का जो पैटर्न है वो इंडियन इकोनॉमी पैटर्न पे आधारित नहीं है, वो पूरी तरीके से थियरी पैटर्न पर आधारित है। अगर आपने ग्रेजुएशन में अगर आपने पढ़ा होगा, जो भी पेपर आपने पढ़ा है, या बीए में आपने पढ़ा है, सॉरी बीकॉम में आपने पढ़ा है, एमकॉम में आपने पढ़ा है, तो इस सेगमेंट में आपको सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। तो बेसिक चीज़ें क्या है, सबसे पहले तो आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपकी रणनीति क्या है, उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रणनीति में क्या है कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर आप टीजीटी पीजीटी सेगमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो इस सेगमेंट में आपको सबसे पहले इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना है। ध्यान रखिएगा, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप इस एग्जाम को बीट नहीं कर पाएंगे। देखिए, श्रेया सिंह, सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग। अगर फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो गुड मॉर्निंग भी कर सकते हैं, लेकिन इस क्लास में चूंकि आज फर्स्ट डे मेरी क्लास है तो क्लास लेने से पहले जैसा मैंने आप लोगों को बताया है कि स्ट्रेटजी पर हम लोग सबसे पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो चलिए, तो कॉन्सेप्ट के बाद ध्यान रखिएगा दूसरा जो आपका सेगमेंट होगा वो होगा आपकी टर्मोलॉजी, यानी कि शब्दावली। देखिए, शब्दावली आपका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। इकोनॉमिक सेगमेंट में अगर आप लोग इकोनॉमिक शब्दावली को गेन नहीं करते हैं तो बेसिकली आपका जो क्वेश्चन होगा उसको आप समझ नहीं पाओगे, रिलेट नहीं कर पाओगे। और जाहिर सी बात है कि अगर इस सेगमेंट में चूंकि जो क्वेश्चंस आवर होता है वो आपका 125 होता है, और ऐसी स्थिति में जितना क्वेश्चन आपका डाउन होता जाएगा उतना ही आप सिलेक्शन पॉइंट से बाहर होते जाएंगे। तो क्लास सेगमेंट में आप लोगों को, सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो सर, अजय कुमार गुप्ता जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। तो चलिए, हम लोग जिस स्ट्रेटजी पर आप ध्यान दे रहे हैं उसमें अगला जो आपका पैटर्न है उस पर आपको ध्यान देना है, वो है आपका करंट का मैटर। ठीक है,
अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और कॉन्सेप्ट के साथ आपका करंट क्लियर है तो सोने पे सुहागे वाली बात आ जाएगी। आप परफेक्टली आप तैयार हो जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका ये तीनों सेगमेंट आपका तैयार होता है तो आपका सिलेक्शन पॉइंट दूर नहीं है, आप बिल्कुल करीब में होंगे और इतना करीब होंगे कि अलग से बिल्कुल अलग दिखेंगे। तो इस क्लास में मैं आपको स्ट्रेटजीज इसलिए डिफाइन कर रहा हूं ताकि बहुत से लोगों को ये पता चल जाए कि कितने लोगों को किस तरीके से इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। मैं तो रोज़ जीएस वर्ड पर क्लास लेती हूं, पर आपकी क्लास पहली बार ले रही हूं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप घबराइए नहीं। इस क्लास में जो आपको मैटर मिलने वाला है, जो इकोनॉमी का आपको रबड़ी और मलाई मिलने वाली है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस क्लास में आपको वो फूल पत्ती वाली तो क्लास नहीं होगी, लेकिन आपके सिलेक्शन वाली क्लास होगी, जिसमें मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप टीजीटी पीजीटी सेगमेंट में आपकी 100% पार्टिसिपेशन होगा। अगर होगा तो फिर आपका सिलेक्शन भी पक्का होगा। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले हमारे कुछ बेसिक चीज़ों पर आपको ध्यान रखना होगा, और ये बेसिक चीज़ें हैं आपका कॉन्सेप्ट, आपकी टर्मिनोलॉजी और आपका करंट। अगर ये तीनों चीज़ें आपकी ज़बरदस्त है फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इन चीज़ों पर ध्यान देने के बाद आते हैं अगले सेगमेंट पर, जो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की तो आपको बुक्स का पता होना चाहिए, किताबों का नाम पता होना चाहिए, हमें पढ़ना क्या है। कितने ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको किताब का नाम ही नहीं पता होता, किस राइटर का पढ़ना चाहिए किसका नहीं पढ़ना चाहिए, बेचारे कंफ्यूज रहते हैं कि इसका पढ़ लें उसका पढ़ लें, और उसी कंफ्यूजन में पता लगा कि आउटडेटेड हो जाता है और स्थिति ये होती है कि वहाँ तक जाते जाते फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि अगर आपने यूजीटी, पीजीटी, बीए या बीकॉम या एमकॉम में आपने जो इकोनॉमिक्स पढ़ा है उस पेपर का मॉड्यूल क्या है, कौन सा ऐसा राइटर है जिसका मैटर परफेक्ट होता है, और ये मैटर सिर्फ परफेक्ट ही नहीं होता है बल्कि आपके सिलेक्शन पॉइंट को बिल्कुल नज़दीक ले जाता है। तो उस सेगमेंट में सबसे पहले आपका जो पहला पेपर है, यानी कि बुक्स पर सबसे पहले आप लोग अपना ध्यान केंद्रित कीजिएगा। यानी इकोनॉमिक सेगमेंट में आपका जो पहला बुक है, उस पहले बुक में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स ज्यादातर लोगों को पता होगा, यह है आपका व्यष्टि भावी अर्थशास्त्र। ठीक है, पता होगा व्यष्टि भावी अर्थशास्त्र यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र। अब आप देखिए इस सेगमेंट में इकोनॉमी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यही से स्टार्ट होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब है कि अर्थशास्त्र का जन्म कैसे हुआ, अर्थशास्त्र की वास्तविक परिभाषा क्या है, अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान क्यों कहा जाता है, अर्थशास्त्र के संदर्भ में एडम स्मिथ का अप्रोच क्या रहा है, मार्शल का अप्रोच क्या रहा है, सैमुअल्सन का अप्रोच क्या रहा है, जेके मेहता का अप्रोच क्या रहा है, या आधुनिक जो आपके अर्थशास्त्री हैं, नवीन अर्थशास्त्री हैं, उनका अप्रोच क्या रहा है, उस बारे में सबसे पहले ये डिफाइन करता है। यानी कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा अर्थशास्त्र के संदर्भ में अलग अलग तरीके से अपनी परिभाषाएं दी गई हैं, उनकी आलोचना भी की गई है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अर्थशास्त्र ने परिभाषाओं ने अपना गला घोट डाला। भाई ये मुझे अपना गला नहीं घोटना है, लेकिन यहाँ पर कीन्स ने कहा था कि अर्थशास्त्र ने परिभाषाओं में अपना गला घोट डाला। क्या बात कही थी उन्होंने, यानी इतना परिभाषा, इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दे दिया गया कि लोग समझ ही नहीं पाए कि अर्थशास्त्र है क्या। तो यहाँ पर हम उसी बेसिक चीज़ पर चर्चा करेंगे। आर्यभट्ट सर हेलो सभी लोगों को, श्रेया सिंह सभी लोगों को हेलो, वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड आफ्टरनून भी जो लोग हैं जो फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं इस सेगमेंट में, उन सभी लोगों को फिर से अभिनंदन है, स्वागत है, और फिर से सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो आइए हम लोग देखते हैं अगला जो आपका सेगमेंट है, यानी व्यष्टि भावी अर्थशास्त्र में, जैसा कि मैंने आपको कह रहा था कि इस सेगमेंट में आपको सबसे पहले किताबों पर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपके पास किताबें नहीं होगी, यानी अच्छी बुक्स नहीं होगी, अच्छा आपके पास मैटर नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि जो क्वेश्चन का क्राइटेरिया आप समझ नहीं पाएंगे और ऐसी स्थिति में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो व्यष्टि भावी यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के संदर्भ में आपको एक ही बुक लेना है, और वो बुक को होगा आपका एस एन लाल सर।
ठीक है। एस.एन. लाल नाम सुना होगा मे भी आपने, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हम लोगों के कार्यकाल में, हम लोगों के कार्यकाल का मतलब आज के 20 साल पहले की बात है, जब हमारा ग्रेजुएशन 2000 में हुआ था, जब मैंने पीजी 2002 में किया, तो एस.एन. लाल सर की बुक, जो कि यहाँ का सबसे मजबूत पेपर है, मजबूत बुक है, और लगभग जो क्लासेज होती है यहीं से पूछी जाती है, तो एस.एन. लाल सर की बुक है। और एस.एन. लाल की बुक में अगर आप देखेंगे तो इस बुक में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो संभावित यानी अलग अलग परीक्षाओं में आने वाली किस टाइप के क्वेश्चंस है उसका भी आपको यहाँ पर एक शब्दकोश मिल जाएगा, यानी कि वहाँ पर क्वेश्चन का क्राइटेरिया आपको मिल जाएगा और आप क्वेश्चन को देख करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो एस.एन. लाल के अलावा दूसरा बुक्स आपको आप देख सकते हैं, दूसरा जो बुक आता है वो आता है आपका एम.एल. झिंगन की बुक, ठीक है। एम.एल. झिंगन की भी बुक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है, रमेश सिंह। देखिए श्रेया सिंह जी, मैं यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, इंडियन इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए श्रेया सिंह, इसमें रमेश सिंह और मैग्रा की, रमेश सिंह की बुक आपकी बेटर होगी, मैग्रा से ज़्यादा अच्छी होगी, उससे भी अच्छी बुक मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके लिए परफेक्ट होगा, 100% परफेक्ट होगा। आप पहले इसको देखिए, एम.एल. झिंगन की बुक है। एम.एल. झिंगन के बाद अगर आप देखेंगे एक और बुक आपको मिलेगा, H.L. आहूजा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं व्यष्टि भावी अर्थशास्त्र का सबसे परफेक्ट बुक है। अब ऐसी स्थिति में अगर आपने ग्रेजुएशन में इस बुक को लिया होगा तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं लिया है और आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो ध्यान रखिए, आप इस तीनों में से किसी एक बुक का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरा आप सजेशन लेना चाहें, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका कभी कॉन्सेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्लियर नहीं हुआ है तो आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप एस.एन. लाल सर की बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। सबसे एडवांस बुक है, सबसे अच्छी बुक है और आपकी भाषा में समझाई गई ये अब तक की सबसे अच्छी बुक है। बिल्कुल अवधेश यादव सबसे बेस्ट बुक है और आप इस बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेटजी का पहला आपका पायदान है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसके बाद हम लोग आएंगे, ध्यान रखिएगा, फिर से हम लोग चर्चा करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स या इसको कहा जाता है समष्टि भावी अर्थशास्त्र, ठीक है, समष्टि भावी अर्थशास्त्र। तो ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का बुक है। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के बाद जो आपका इकोनॉमिक्स बुक में जो अगला आपका सेगमेंट है वो है आपका समष्टि भावी अर्थशास्त्र। आप इसको भी प्रिफर करने के लिए आपको सबसे पहले तो मैं यही चाहूंगा कि आप एस.एन. लाल सर का बुक आप ले सकते हैं। और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको नेट जेआरएफ की तैयारी करना है तो आप H.L. आहूजा की बुक आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा आपको एम.एल. झिंगन की बुक आपको मिलेगी, ठीक है, एम.एल. झिंगन की बुक आपको मिलेगी। तो आप इन तीनों राइटर्स में किसी एक बुक का आप लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। आप ही का इंतजार था सर, बहुत अच्छी बात है, घबराइए नहीं अवधेश जी। जो क्लासेज स्टार्ट हो रही है उसमें मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको सारी चीजें यहां पर मिलेगी। चलिए, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट किया है कि मेरा ही इंतजार हो रहा था, तो इसका मतलब है कि ज्यादातर लोग मुझे जानते भी होंगे। चलिए अच्छी बात है। तो चलिए हम लोग अगला सेगमेंट देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बाद आते हैं हम लोग, अगला जो आपका पार्ट है वो है आपकी मनी एंड बैंकिंग वाला पोर्शन, ठीक है, मनी और बैंकिंग। अब देखिए ये भी एक आपका बुक है और इस बुक में भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले तो आप एस.एन. लाल सर को आप ले लीजिए, ठीक है। लेकिन और अगर आप और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि कुछ छूटे ना, तो आप एम.एल. सेठ की भी बुक ले सकते हैं,
ठीक है, तो ये ऐसे 2 बुक्स हैं जो आपके टीजीटी पीजीटी नहीं बल्कि अन्य परीक्षाओं के लिए परफेक्ट हैं, बाकी आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस सेगमेंट के आने के बाद अगला जो आपका बुक है, ठीक है, वो है आपका बुक में अगला आपका है पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, पब्लिक फाइनेंस यानी कि ये जो बुक है वो है आपका लोक वित्त। ठीक है, लोक वित्त की बुक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और आपके एलटी और टीजीटी में यहां से भी कम से कम माइक्रो मनी बैंकिंग के बाद आपको यहां से कम 10 से 15 सवाल मिलते हैं। अगर आपके 10 से 15 सवाल मिलते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके एग्जाम पॉइंट से भी अच्छा है और प्लस सिलेक्शन पॉइंट से भी बेटर है। तो यहां पर आप चाहे तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आप एस एन लाल सर की बुक आप लेंगे तो बेटर है, मतलब कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, लगभग सारे क्वेश्चन यहीं से आपको मिल जाएंगे। अभिमन्यु कुमार जी, जीएस में ऑल सब्जेक्ट की तैयारी होती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जीएस वर्ड में सभी ऑल सब्जेक्ट की तैयारी होती है, सभी सब्जेक्ट का सेगमेंट आपके यहाँ चलता है। ठीक है, यहां पर टीजीटी पीजीटी यानी अभी स्टार्टिंग हुई है, सारी चीजों की तैयारी यहां पर करवाई जाती है। और मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, इस प्लेटफॉर्म पर आपको मैटर के साथ और गुणवत्ता के साथ, क्वालिटी के साथ आपको मैटर्स आपको दिया जाएगा जो पूरी तरीके से आपके सिलेक्शन पर ही बेस होगा। शिवकांत पांडे सर, पीजीटी में क्या कोई कंपलसरी पेपर भी होता है जैसे मैथ रीजनिंग में? देखिए, कंपलसरी का पेपर जो मैं आपको पेपर बता रहा हूं शिवकांत पांडे जी, जो मैं आपको कंपलसरी पेपर बता रहा हूं, जो यानी कि आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मनी और बैंकिंग है, इसके अलावा आपका पब्लिक फाइनेंस है। ठीक है, ये सारे सेगमेंट को आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, सारे सेगमेंट को आपको लेना पड़ेगा। बिल्कुल चंदन सिंह जी, आपको इस प्लेटफॉर्म पर आपको नोट्स भी मिलेगा, यानी कि आपकी क्लासेस लाइव होंगी, ऐप पर भी होंगी, लाइव क्लासेस होंगी। क्लासेस में आपका जो सस्पिशन होगा, जो डाउट होगा, वो भी क्लियर होगा। और सस्पिशन डाउट होने के साथ साथ जो आपको पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ के रूप में आपको मैटर भी अवेलेबल करवाया जाएगा। इस बात की आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको पढ़ा दिया गया और छोड़ दिया गया, नहीं, क्लास पूरी जो होगी लाइव होगी, आपके डाउट का सस्पेंशन होगा, पूरी तरीके से आपको पढ़ाने के बाद आपको मैटर भी अवेलेबल करवाया जाएगा। और मैटर के साथ साथ आपके जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे वो सारी समस्याओं का समाधान होगा। तो ऐसी स्थिति में सर पुलिस की कब तक आएगी? देखिए, यहां पर आपकी जो तैयारी हो रही है वो टीजीटी पीजीटी के लिए है, जीएस सेगमेंट का है। तो ऐसी स्थिति में आप वेट करिए, पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है। लेकिन सबसे पहले यहां पर जो इकोनॉमी आपका जीएस सेगमेंट है टीजीटी पीजीटी के लिए, मैं पूरा फोकस उसी पे हूं। जेसी पंत जी की बुक कैसी है सर? देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं जीवन रावत जी, जेसी पंत की बुक आप पढ़ रहे होंगे लेकिन मैंने नहीं देखा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उसी बुक को प्रेफर कीजिए जहां से सवाल सेम टू सेम उठाया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। पब्लिक फाइनेंस के बाद आते हैं, अगला जो आपका है वो है इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड ये है आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड भी ऐसा पैटर्न है, यानी कि लोकवित्त के बाद कम से कम इसमें भी 10 सवाल आप लोगों से पूछा जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसका जो थियरी का पोर्शन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे इसमें सेगमेंट में अगर आप देखेंगे, एडम स्मिथ का निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत, रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत, जेएस मिल का प्रतिमाक का सिद्धांत, हैवलर का अवसर लागत का सिद्धांत, हेक्सर ओलिन का साधन समानीकरण का सिद्धांत, कुछ है नहीं इसमें। लेकिन अगर आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं इससे आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि टीजीटी पीजीटी सेगमेंट में ज्यादातर लोग इस पोर्शन को कवर नहीं करते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड में आपको चाहें तो आप एक बुक ले सकते हैं और वो बुक है जीसी सिंघई की बुक। ठीक है, परफेक्ट बुक है, परफेक्ट बुक है। यानी इस बुक में अगर आप पढ़ लेंगे तो इस बात की गारंटी है कि इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए, जेसी पंत की बुक कैसी है सर? मैंने अभी आप लोगों को जवाब दिया है कि आप लोग अपने हिसाब से बुक का सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन जिस पर मैं प्रिफर करना चाहता हूं
इस बुक में आपको 100% इस बात की गारंटी होगी कि क्वेश्चन सेम टू सेम यहीं से आपका आएगा, लेकिन उसके लिए आपको क्लासेस करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद अब आपका एक और पैटर्न आएगा, ध्यान रखिएगा, जो कि आपका अगला सेगमेंट है, वो है आपका इंडियन इकोनॉमी सेगमेंट। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी सेगमेंट यानी भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था, देखिए ये आपके लिए सिर्फ टीजीटी पीजीटी नहीं बल्कि सारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण आपका ये बुक है। अब देखिए मार्केट में आपको बहुत सारी बुकें मिलेंगी, लेकिन अगर आप सिर्फ टीजीटी पीजीटी देना चाह रहे हैं, ध्यान रखिएगा, एलटी देना चाह रहे हैं, टीजीटी और पीजीटी देना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप एस एन लाल सर की, ध्यान रखिएगा, SN लाल सर की बुक आती है इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएगा, परफेक्ट बुक है। और मैं आपको बता दूं, इंडियन इकोनॉमी सेगमेंट में अगर इस बुक को आप पढ़ते हैं तो लगभग आपका 60 से 70% इंडियन इकोनॉमी का लगभग कोर्स आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, बुक लेना होगा, बिल्कुल सभी लोगों को बुक लेना होगा, बगैर बुक के कोई पढ़ाई नहीं होगी आप लोगों की। अगर आप टीजीटी पीजीटी यानी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बुक तो लेना आपको अनिवार्य होगा। तो यहां पर आपका जो सबसे महत्वपूर्ण बुक है वो है आपका SN लाल। लेकिन इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था में अब आपको ध्यान में रखना है, भारतीय अर्थव्यवस्था में एक और आपकी बुक होगी जो कि बहुत पॉपुलर बुक है, परफेक्ट बुक है, और वो है मिश्रा एंड पुरी की बुक। मिश्रा एंड पुरी की बुक आती है, वो भी इंडियन इकोनॉमी की ही आती है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी की ही बुक आती है, और इस इंडियन इकोनॉमी सेगमेंट में यह भी परफेक्ट बुक माना जाता है। यानी कि अगर आप इस बुक्स को पढ़ लेते हैं तो टीजीटी पीजीटी नेट के अलावा आप अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो लगभग सारा पोर्शन आपका यहां से कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी लोग सबसे पहले, चंदन भाई फर्स्ट क्लास है क्या? बिल्कुल बिल्कुल पहली क्लास है चंदन जी, ये पहली क्लास है जीएस सेगमेंट की, और जिसमें टीजीटी और पीजीटी पर बेस ही पूरी तरीके से, तो एक स्ट्रेटजी आप लोगों को दी जा रही है कि किस तरीके से आपको टीजीटी पीजीटी या अन्य परीक्षा की आपको तैयारी करनी है। तो सर मेरे पास रमेश सिंह की है, कोई बात नहीं है, अगर आप रमेश सिंह भी पढ़ रहे हैं तो यहां पर रमेश सिंह भी जबरदस्त बुक है, ऐसा नहीं कि खराब बुक है। ठीक है, यह भी आपकी जबरदस्त बुक है। तो आप अवधेश जी या अमित आनंद सिंह, आप रजनी यादव जी, आप इस बुक को भी ले सकते हैं, अगर आपके पास बुक है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरी जो क्लास होगी वो इसी तीनों पर बेस होगी। ठीक है, अब इस तीनों बेस पर मैं आपका जो क्लेरिफाई करूंगा उसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इंडियन इकोनॉमी सेगमेंट में आपका क्या होगा। इंडियन इकोनॉमी सेगमेंट में आपको मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूं यह आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा, पहला जो चैप्टर होगा मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, पहला आपका चैप्टर होगा। ठीक है, तो कुछ लोगों को पता ही नहीं किया इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी एक ही होता है, अलग अलग होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को सर ऑफलाइन क्लास भी होगी, घबराइए नहीं आप लोग, अभी तो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुआ है, लेकिन अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको इस इकोनॉमिक्स की आपको ऑफलाइन क्लास भी अवेलेबल होगी। अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही, बिल्कुल अभी ऑनलाइन ही चल रहा है, बाद में आप लोगों को घबराइए नहीं, आपको ऑफलाइन क्लासेस भी अवेलेबल करवाई जाएगी। फिलहाल अभी आप लोग ऑनलाइन पर ही ध्यान दीजिए। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, यानी व्हाट इज बेसिक डिफरेंसेस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, क्या बेसिक डिफरेंसेस आप सबसे पहले देखेंगे, तो हम इसके कालक्रम पर विचार करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे कि अर्थशास्त्र का जन्म कैसे हुआ, अर्थव्यवस्था का जन्म कैसे हुआ, और इस पर आपकी परीक्षाओं में कैसे सवाल पूछा जाता है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए, बाकी सभी लोगों को फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। जितने लोग भी जीएस प्लेटफॉर्म पर हैं सभी लोगों का वेलकम है। तो आप लोग जितना हो सके आप लोग जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि ये क्लास
आपके लिए रबड़ी मलाई की क्लास होगी। और इस क्लास में जो मैटर मैं आपको देने वाला हूं, एकदम गारंटी देता हूं कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन इसके लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको शेयर करना पड़ेगा। और ये विनोद सर की क्लास है और मैं आपको गारंटी देता हूं अभी तक की जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उस प्लेटफॉर्म पर उससे बेटर मैटर के साथ, क्वालिटी के साथ, कंटेंट के साथ आपको जो मैटर आपको दिया जाएगा वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इस प्लेटफॉर्म पर, जीएस वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर मैं चाहूंगा कि एक नई प्रत्याशा के साथ, एक नए जोश के साथ आप आइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैटर को देखिए और आपको लगेगा कि हां यहां पर मुझे अन्य प्लेटफॉर्म से अच्छा मिल रहा है। सिलेक्शन की गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। इसके बाद हम आएंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पर बात करेंगे। आप लोग ध्यान दीजिए, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ठीक है। अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र क्या है, चतुर्थक पंचम क्षेत्र क्या है, षष्ठम क्षेत्र क्या है, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। वर्तमान में सीएसओ एनएसओ का जब विलय एनएसओ में कर दिया गया तो उन्होंने आधार वर्ष का क्या क्राइटेरिया रखा है, अब तक कितनी बार आधार वर्ष चेंज चुका है, किस समिति की अनुशंसा के आधार पर अभी सीएसओ और एनएसओ का विलय किया गया है एनएसओ में। तो इस तरीके से इसमें जो बेसिक पार्ट है। बाकी इसके अलावा हम देखेंगे जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है, किस क्षेत्र का योगदान सबसे कम है। और बाकी इसमें एक पार्ट हम और चर्चा करेंगे कि वर्तमान में किस क्षेत्र में रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर है, क्योंकि यहां पर सवाल सबसे ज्यादा आपके टीजीटी, पीजीटी और जीएस सेगमेंट में सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है कि किस क्षेत्र का जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान है और सबसे कम योगदान है। रजनीश यादव जी, सर इकोनॉमिक्स की सब्जेक्ट और इकोनॉमिक्स की प्रिंसिपल, बिल्कुल सब्जेक्ट और प्रिंसिपल दोनों चीजों को यहां पर देखा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बाद। यहां पर हम देखेंगे अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करेंगे हम लोग, ठीक है। वर्गीकरण का मतलब है कि उसका सर्जिकल करेंगे, यानी ऑपरेशन करेंगे कि अर्थव्यवस्था का कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो कई वर्गीकरण है। एक तो आपको इसमें टाइप्स मिलेगा, अर्थव्यवस्था के प्रकार मिलेंगे, कौन कौन से प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार का मतलब है कि सबसे पहले इसमें देखेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, उदारीकृत अर्थव्यवस्था क्या है। भारत में 1950 से लेकर 1990 के दशक की अर्थव्यवस्था का क्या अप्रोच रहा है। 1990 के बाद उदारीकृत अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भारत सरकार की क्या नीतियां रही हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप किस तरफ जा रहा है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछा जाता है उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसमें देखेंगे अगला जो आपका सेगमेंट होगा इकोनॉमिक्स, यानी कि अकॉर्डिंग टू रिलेशन, यानी संबंध के आधार पर, ठीक है। संबंध के आधार पर अगर आप देखेंगे अर्थव्यवस्था के दो अप्रोच मिलेंगे। इसमें बंद अर्थव्यवस्था क्या है और आपकी खुली अर्थव्यवस्था क्या है। सर गुड इवनिंग, अशोक कुमार जी गुड इवनिंग। वर्तमान में 2011-12। चलिए आगे हम क्लास में देखेंगे, क्लास में देखेंगे उदेश यादव जी, सारी चर्चा हम क्लास में करेंगे, पूरा सस्पिशन आपको होगा इस क्लास में। आर्यावर्त यस, अजय कुमार गौतम जी 2017-18 होने की, हाँ हो सकता है, अभी मैं नहीं कह सकता हूं कि हो ही गया है। चलिए एनीवे, संबंध के आधार पर दो अर्थव्यवस्था की हम लोग बात करेंगे कि क्लोज इकोनॉमी क्या है और ओपन इकोनॉमी क्या है, ठीक है। इस बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि वैश्विक आर्थिक नीतियों का बंद इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहां पर हम लोग इस संबंध में फिर इसके बाद देखेंगे अकॉर्डिंग टू प्लानिंग, यानी कि वर्गीकरण में हम लोग आएंगे नियोजन के आधार पर। नियोजन के आधार पर भारत में आजादी के पहले नियोजन का क्या स्वरूप था, आजादी के बाद नियोजन का क्या स्वरूप है, इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे इंडियन इकोनॉमी सेगमेंट में, क्योंकि इस पार्ट में कभी कभी आप लोगों से सवाल पूछा जाता है। नियोजन के बाद फिर हम लोग आएंगे एक और जो आपका महत्वपूर्ण पार्ट होता है अकॉर्डिंग टू डिपेंडेंसी, यानी कि निर्भरता के आधार पर, यानी निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने पार्ट्स में बांटा गया है। यानी उसमें अगर आप देखेंगे आश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था क्या है, या मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, या परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था क्या है, यानी कि डिपेंडेंट इकोनॉमी क्या है, सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी क्या है और म्यूचुअली डिपेंडेंट इकोनॉमी क्या है। इसके बारे में आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं देंगे, बल्कि ध्यान रखिएगा कि इस कॉन्सेप्ट में आपको ध्यान रखिएगा
कि क्वेश्चन का क्राइटेरिया क्या है, कैसे पूछा गया है, ओरली भी और राइटिंग भी आपको कराई जाएगी, प्लस अभी तक जो सवाल पूछे गए हैं वो किस टाइप से आपको हल करना है, इसके बारे में आपको यहां पर भी पूरी जानकारी दी जाएगी। तो क्लास का टाइमिंग 3 PM है, अभी तक तो 3 बजे ही है। बाकी की क्लासेस आपको अगले सेगमेंट में आपको इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, क्लास का शेड्यूल क्या होगा, क्लास का टाइम क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, और फिर आगे हम आएंगे, इसमें देखेंगे अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था की विशेषताओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की कौन सी एक विशेषता है या कौन सी एक विशेषता नहीं है। इसमें कुछ बेसिक पार्ट आपके होंगे, जैसे एग्रीकल्चर की क्या स्थिति है, इंडस्ट्रियल सेगमेंट क्या है, या पॉपुलेशन सेगमेंट क्या है, कमर्शियल सेगमेंट क्या है, इस पर हम थोड़ा सा अप्रोच आपको देंगे। कभी कभी आप लोगों में सवाल पूछा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की कौन सी एक विशेषता है और कौन सी एक विशेषता नहीं है, तो इस पार्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इस पार्ट के बाद फिर आपको एक और चीज आप लोगों को समझना है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, वो है आपका समृद्धि और आपका विकास। व्हाट इज बेसिक डिफरेंसेस ऑफ ग्रोथ, ठीक है, व्हाट इज बेसिक डिफरेंसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि समृद्धि क्या है, समृद्धि को मापने के कौन कौन से यंत्र हैं, आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास में क्या अंतर है, वर्तमान में अगर देखा जाए तो समृद्धि को मापने के लिए कौन कौन से यंत्र हैं, या आर्थिक विकास को मापने के लिए कौन कौन से यंत्र हैं। अब उन यंत्रों की बात की जाए तो समृद्धि के संदर्भ में कुछ टूल्स होंगे जिस पर हम चर्चा करेंगे। एक तो आपका जीडीपी क्या होगा इसमें, प्लस आपका जीएनपी क्या होगा, प्लस आपका पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम या पर कैपिटल इनकम क्या होगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि अक्सर कुछ लोगों को पता नहीं होता है, तो इसके बारे में हम चर्चा तो यहां पर थोड़ा सा करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे जब हम आपको राष्ट्रीय आय पढ़ाएंगे। लेकिन यहां पर चूंकि समृद्धि का मतलब क्या होता है, इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, इसके मापने के कौन कौन से यंत्र हैं, बाकी समृद्धि विकास में क्या क्या अंतर है, वो बेसिक चीजें हम लोग समझेंगे। बाकी विकास के संदर्भ में भी देखेंगे कि क्या यह परिमाणात्मक कथन है या गुणात्मक कथन है, अगर ये दोनों कथन है तो इसके कथन के मापने के क्या क्या यंत्र हैं, और उस कथन में अगर आप देखेंगे तो इसका मापन कैसे किया जाता है, उस पर हम लोग विचार करेंगे, यानी कि इसका मापन कैसे होता है। तो इसमें आपको कुछ सेगमेंट मिलेंगे, जैसे जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक क्या है, बुनियादी आवश्यकता सूचकांक क्या है, इसके अलावा परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है, इसके अलावा एसडीआई क्या है, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जैसे आईएमएफ है, विश्व बैंक है, यूनिसेफ है, डब्ल्यूईएफ है। ठीक है, ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो हर साल आर्थिक विकास को मापने के लिए जारी करती हैं, और वो होता है आपका इंडेक्स यानी सूचकांक। और सूचकांक में भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कुछ सवाल आपसे पूछा जाता है कि किसके द्वारा जारी किया गया, पहला स्थान किसका है, अंतिम स्थान किसका है। ठीक है, भारत की क्या स्थिति है, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। सरकारी सेवा बीपीएससी का सरल सिलेबस हो जाएगा, इससे ना 100% हो जाएगा, सरकारी सेवा के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इकोनॉमी सेगमेंट में आपका पूरा का पूरा होगा। चूंकि मैं अभी टीजीटी पीजी के लिए क्लास है, तो यहाँ पर जो लोग जुड़े हुए हैं मैं उनको सिर्फ इकोनॉमी सेगमेंट का थोड़ा सा क्राइटेरिया बता रहा हूँ। इसके बाद मैं उनको थियरी का जो पोर्शन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, या इसके अलावा मनी बैंकिंग, इंटरनेशनल ट्रेड, और उसमें जो आपका ग्रोथ मॉडल है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इकोनॉमी सेगमेंट का आपको बताना आवश्यक है, क्योंकि अगर आप इसको डिफाइन नहीं करेंगे तो आपको गलती होने की संभावना होगी। ठीक है, अवधेश यादव, जीडीपी, जीएनपी एंड एपीएफ। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो अगला आपका सेगमेंट होगा, इसके बाद हम लोग आ जाएंगे वित्तीय प्रणाली पर। जो अगला चैप्टर आएगा वो होगा वित्तीय प्रणाली। ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल सिस्टम में आपका एक पार्ट होगा, वो होगा मुद्रा एंड बैंकिंग वाला पोर्शन। ठीक है, इसमें मुद्रा के इतिहास पर हम लोग चर्चा करेंगे, मुद्रा के प्रकार पर चर्चा करेंगे, मुद्रा के कार्य क्या है, ठीक है, मुद्रा की पूर्ति कैसे होती है उसके बारे में,
फिर हम बैंकिंग सेगमेंट पर चर्चा करेंगे कि बैंकों का इतिहास क्या रहा है, वर्तमान में अभी भारत में कौन कौन सी बैंकें हैं, क्योंकि कभी कभी इसमें बैंकों का कालक्रम पूछा जाता है। जैसे पूछा गया कि भारत का पहला पूर्णतः व्यापारिक बैंक क्या था, यानी कि 1770 में जब भारत का व्यापारिक बैंक स्थापित किया गया, और लास्ट में अगर आप देखेंगे 2015 में जब मुद्रा बैंक की स्थापना की गई, तो इस बीच में जो बैंकें थी उन बैंकों में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इंपीरियल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यानी रिजर्व बैंक, यानी सारे सेगमेंट पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उस सेगमेंट में कॉमर्स के लिए भी है, बिल्कुल कॉमर्स के लिए भी है, ये कॉमर्स वालों के लिए भी क्लास है। इकोनॉमिक्स का जो पूरा पोर्शन है वो कॉमर्स के लिए क्लियर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस सेगमेंट में हम लोग मुद्रा बैंकिंग के पोर्शन पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होगा वो पार्ट होगा आपका, ध्यान रखिएगा, आपका होगा क्या, आरबीआई का। आरबीआई के पार्ट में हम लोग देखेंगे आरबीआई की स्थापना कैसे की गई, ठीक है, आरबीआई का जन्म कब हुआ, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, किस समिति की अनुशंसा के आधार पर किया गया। जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो उस समय उसके आरबीआई के अध्यक्ष गवर्नर कौन थे। बाकी इस सेगमेंट में जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होगा उसमें आरबीआई का वर्क से यानी हम कार्य पर चर्चा करेंगे कि आरबीआई नोट का निगमन कैसे करता है, बैंकों के बैंक के रूप में कैसे काम करता है, मुद्रा की विनिमय दर को कैसे स्थिर रखता है। इसके अलावा इस सेगमेंट में और भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होगा कार्य में वो होगा आपका साख नियंत्रण, ठीक है। साख नियंत्रण यानी क्रेडिट कंट्रोल की बात करेंगे, और इस क्रेडिट कंट्रोल में ध्यान रखिएगा आप लोग, क्रेडिट कंट्रोल में दो आपको मिलेगा, यानी दो सेगमेंट मिलेगा। एक होगा आपका परिमाणात्मक और दूसरा आपका सेगमेंट मिलेगा आपका क्या, गुणात्मक, ठीक है। तो इसमें परिमाणात्मक साख नियंत्रण क्या है, गुणात्मक क्या है, उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक और सेगमेंट होगा, वो होगा आपका बैंक रेट क्या होता है, ठीक है। रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ठीक है। एमएसएफ रेट क्या होता है, बेस रेट क्या होता है, ठीक है। साथ ही साथ पीएलआर क्या होता है, इसके अलावा सीआरआर क्या होता है और एसएलआर क्या होता है, ठीक है। अब इस पॉलिसीज में अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये करंट का मैटर होता है, कॉन्सेप्ट का भी मैटर होता है। यानी आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत, यानी कि आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति के तहत, आपको ध्यान में रखना है, जब इन इंस्ट्रूमेंट्स में टूल में चेंजिंग करती है तो इससे अर्थव्यवस्था पर, तरलता पर क्या प्रभाव पड़ता है या मुद्रा की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो मुद्रा की पूर्ति घटती या बढ़ती है उस बारे में पर ही यहां पर मैं आपको डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। कुछ भी आपका सेगमेंट नहीं छूटेगा। चलिए, जितने भी लोग लाइव हैं सभी लोगों को, या कुछ लोग नए जुड़े हैं, फिर से उनका स्वागत है, अभिनंदन है, ठीक है। बाकी आप लोग शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों का। तो इस सेगमेंट में आने के बाद ध्यान रखिएगा, वित्तीय प्रणाली के बाद इसमें फिर हम आ जाएंगे, आपका एक और पार्ट होगा मुद्रा और बैंकिंग, सॉरी, ठीक है। अगला जो पार्ट होगा वो होगा मुद्रास्फीति का, ठीक है। मुद्रास्फीति, अब मुद्रास्फीति क्या है या अस्फीति क्या है, यह आपको ध्यान रखना है, या अपस्फीति क्या है, साथ ही साथ संस्फीति क्या है। संस्फीति के बाद देखेंगे इसमें मंदी क्या है, ठीक है। मंदी के बाद हम लोग चर्चा करेंगे स्टैगफ्लेशन क्या है। अब आप देखिए, जब आप इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमी की तैयारी करते हैं, संदीप मिश्रा जी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। अजय कुमार जी, सर फीस कितनी है? फीस आपको देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप लोग इस पर क्वेरी करके इस क्लास के बारे में आप लोग जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। इस पर आप लोग क्वेरी करके आप इसके बारे में पूरी आप जानकारी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसके बारे में देखेंगे व्हाट इज बेसिक डिफरेंसेस ऑफ मनी इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइंफ्लेशन, ठीक है, रिफ्लेशन, रिसेशन और स्टैगफ्लेशन क्या होता है, क्या अंतर होता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मुद्रास्फीति के बाद और भी मुद्रा के क्या क्या प्रकार हैं, टाइप्स क्या है, मुद्रास्फीति के क्या क्या प्रकार है, उसके प्रभाव क्या क्या है,
मुद्रास्फीति को रोकने के कौन कौन से उपाय हैं, ठीक है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि आपको जब तक बेसिक चीजों का पता नहीं होगा तब तक आप इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी की आप परफेक्ट तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर आपको बेसिक चीजें मिलने वाली है, परफेक्ट चीजें मिलने वाली है, मैटर के साथ मिलने वाली है। और मैंने आपसे कहा गारंटी होगा कि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसके लिए परफेक्ट होगा। ये मेरी गारंटी है जो मैं आपको यहां पर आपको दे रहा हूं, ये परफेक्टली आपके एग्जाम बेस पर ही होगा। इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। लास्ट ईयर पीजीटी इकोनॉमिक्स एग्जाम है, बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं। स्कोर 80 क्वेश्चंस का है, कोई बात नहीं है। इस बार आपको 110 प्लस करवाऊंगा संदीप मिश्रा जी, 100% गारंटी है। 110 से प्लस जाएंगे आप। लेकिन इसके लिए आपको पहले आप इस चैनल से जुड़िए, ऑनलाइन की क्लासेस को आप लोग ज्वाइन करिए और देखिए कि हमारी क्लास में अन्य क्लास से आपको क्या बेटर मिल रहा है। इस चीज की मैं बार बार आपसे गारंटी दे रहा हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल से जुड़ते हैं और आप इस मैटर को इंक्लूड करते हैं, आप मेरी क्लास को पूरा ज्वाइन करते हैं, मैं तो चाहता हूं कि आप परफेक्टली तैयार हों और आने वाला जो आपकी परीक्षा है, जो आने वाली परीक्षा हो सकता है, संभावित परीक्षा आपकी पीजीटी की जो होने वाली है वो नवंबर या दिसंबर के आसपास हो सकती है। तो आपके पास 3 महीने का समय है और इस 3 महीने में आपको परफेक्टली सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं बल्कि एक निश्चित समय के बाद सीमा के अंतर्गत सारे सिलेबस को कंप्लीट करा दिया जाएगा और गारंटी है उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। संदीप जी, पहले आप दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आप सिर्फ क्वेरी करके इस क्लास के बारे में, क्लास के शेड्यूल के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। मैं गारंटी यहां पर सिर्फ इस बात का नहीं देना चाहता हूं कि आप सिर्फ एंट्री लीजिए, क्लासेस नहीं हो रही, क्लासेस आपकी लाइव होगी। आपका जो भी डाउट है, जो आपका सस्पिशन है, जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, वो पूरी तरीके से फाइनल किए जाएंगे। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूं, जीएस वर्ल्ड का प्लेटफॉर्म है और यहां पर आपको ऐसा नहीं कि आपको अनाप शनाप चीजें मिलेगी, परफेक्ट चीजें मिलेंगी, मैटर के साथ मिलेगी और इस प्रत्याशा के साथ मिलेगी कि आने वाली परीक्षाओं के लिए ये परफेक्ट होगी, ठीक है। संदीप मिश्रा जी, चलिए बहुत अच्छी बात है। दिए गए नंबर पर आप क्वेरी करके इस क्लास के बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला सेगमेंट क्या है। अगला जो आपका सेगमेंट होगा वो होगा भारत में आर्थिक नियोजन, सॉरी, भारत में होगा भारत में आर्थिक नियोजन। भारत में आर्थिक नियोजन, भारत में आर्थिक नियोजन, ठीक है। यह सेगमेंट ध्यान दीजिएगा आप लोग, इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। अब इस पार्ट में अगर आप देखेंगे तो भारत में नियोजन का स्वरूप क्या रहा है, आजादी के पहले नियोजन का क्या स्वरूप था, आजादी के बाद नियोजन का क्या स्वरूप है, यानी कि वैश्विक स्तर पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले नियोजन का प्रारूप कहां अपनाया गया था। इंडियन सेगमेंट में अगर आप देखेंगे तो इंडियन सेगमेंट में जब 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया आई थी तो उस पुस्तक में उन्होंने किस पर बल दिया था, यानी कि उसके बाद अगर आप देखेंगे 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, 1943 में श्रीमन नारायण की गांधीवादी योजना, 1944-45 में यमन राय की जनता योजना, इसके अलावा 1950 में जेपी नारायण की सर्वोदय योजना के बाद जब केसी नियोगी समिति की अनुशंसा के आधार पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। उसके बाद इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया और इसके अलावा अगस्त 1952 को जब एनडीसी की स्थापना की गई। तो इनमें क्या बेसिक डिफरेंसेस रहा है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इससे रिलेटेड आपके सारे मैटर तैयार होंगे, सारा क्वेश्चन तैयार होगा। ओरली आपका टेस्ट भी होगा, आप लोगों का टेस्ट भी होगा, क्योंकि जब तक आपको पढ़ाया गया और ये आपको ये ना समझ में आए कि सर मुझे समझ में नहीं आया या क्वेश्चन का क्राइटेरिया क्या है, कैसे बन सकता है, क्या कैसे आ सकता है, या सवाल जो पूछा गया है इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, जब तक इसके बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं होगी तब तक आप इकोनॉमिक्स के लिए तैयार नहीं होंगे। तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट के साथ यहां पर चलना है। तो इसलिए यहां पर हम इस पर चर्चा करेंगे। फिर हम चर्चा करेंगे सरकार के 5 ईयर प्लान के बारे में, यानी कि 5 ईयर प्लान, ये आपको ध्यान रखना है। 5 ईयर प्लान ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, बताने की आवश्यकता नहीं है। जितनी भी परीक्षाएं होती है खासतौर से टीजीटी पीजीटी सेगमेंट में कंफर्म है कि यहां से सवाल पूछा जाता है। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी या 12वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, अगर इसको हम थोड़ा सा देखें, जैसे पहली पंचवर्षीय योजना
हैराड डोमन मॉडल पर, दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालोडी मॉडल पर, तीसरी पंचवर्षीय योजना एलन रुद्र और मात्रे मॉडल पर, चौथी पंचवर्षीय योजना सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर, पांचवी पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पर, सातवीं पंचवर्षीय योजना वेजन गुड्स मॉडल पर, आठवीं पंचवर्षीय योजना मुलर मॉडल पर, नौवीं पंचवर्षीय योजना आयात निर्यात मॉडल पर, 10वीं पंचवर्षीय योजना आयात निर्यात मॉडल पर, 11वीं 12वीं पंचवर्षीय योजना एक्सपोर्ट इंपोर्ट मॉडल पर। यानी योजना आयोग के विकास मॉडल का प्रारूप तय किया गया। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे नीति आयोग के बारे में कि योजना आयोग से नीति आयोग क्यों डिफरेंशिएट है। पहली पंचवर्षीय योजना हैराड डोमन मॉडल, बिल्कुल कृषि पर आधारित पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई पर बल दिया गया था। उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे क्लास में जब आप लोग ज्वाइन करेंगे। चलिए, इसके बाद अगर आप देखेंगे इस सेगमेंट के बाद इसमें नीति आयोग के बारे में चर्चा करेंगे कि नीति आयोग का गठन क्यों किया गया। आखिर जब योजना आयोग थी तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग क्यों लाया गया। नीति आयोग की रणनीति क्या है। त्रिवर्षीय रणनीतिक पत्र, त्रिवर्षीय एजेंडा, 3 वर्ष का एजेंडा, 7 वर्ष का रणनीतिक पत्र और 15 वर्ष का विजन प्लान क्या था और विजन 2020 की उनकी नीति क्या रही, उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करेंगे आपको भारत में आर्थिक नियोजन पर। देखिए, आर्थिक नियोजन की अगर बात की जाए, जैसे आप जिस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी परफेक्ट प्लानिंग नहीं होगी, जैसे आप अभी टीजीटी पीजीटी का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर टीजीटी पीजीटी की परफेक्ट प्लानिंग नहीं होगी तो आपकी प्लानिंग असफल हो जाएगी। सेम यही बात सरकार के लिए थी। सरकार ने देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए जो प्लान तय किया था, उसमें आप अगर देखेंगे कुछ उनके प्लान सफल हो गए थे और कुछ प्लान उनके विफल हो गए थे। ठीक इसी तरीके से अगर आपकी सही प्लानिंग टीजीटी पीजीटी यानी परीक्षा के लिए नहीं होगी तो आपका प्लान भी विफल हो जाएगा और आप नौकरी से बाहर हो जाएंगे। समय बहुत कम है, सीटों की संख्या लिमिट है। अगर सही स्ट्रेटजी नहीं है तो आप टीजीटी पीजीटी यानी परीक्षा को आप डिफाइन नहीं कर पाओगे और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस चीज को आपको पॉइंट करना है। तो यहां पर इसके बाद हम देखेंगे, अगर आपका प्लानिंग असफल हुआ, अगर आपने टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरा है, सही तरीके से आपने प्लानिंग नहीं की है, तो इसका मतलब है कि आप उसको बीट नहीं कर पाओगे और बीट नहीं कर पाओगे तो क्या होगा आप जानते हैं। आप सीधे सीधे शब्दों में आप लोग अगला जो हमारा चैप्टर होगा, ध्यान रखिएगा, वो होगा आपकी बेरोजगारी। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। ध्यान दीजिएगा, आपका बेरोजगारी। अगर आपकी प्लानिंग सही परफेक्ट नहीं हुई तो एकदम करेक्ट बात है कि आप बेरोजगार हो जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में बेरोजगारी का क्या अर्थ है, बेरोजगारी के कितने प्रकार हैं, विकसित और विकासशील देशों में बेरोजगारी कौन कौन सी पाई जाती है, खास तौर से मौसमी बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, ग्रामीण बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, चक्री बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी, अदृश्य अल्प बेरोजगारी, दृश्य अल्प बेरोजगारी, ये क्या होता है। ठीक है, बेरोजगार तो आप लोग सभी हैं, सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्यों अवधेश जी, संदीप जी, क्या हाल है, सो तो नहीं गए आप, पूरी खा के आप लोग सो तो नहीं गए, कमेंट नहीं आ रहा, क्या बात है। देखिए, आप जगते रहेंगे तो मैं भी जगता रहूंगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को पहले फीडबैक देना आवश्यक है। अभी क्लास के बारे में आपको सिर्फ स्ट्रेटजी बताई जा रही है। ठीक है, क्लासेस आपकी स्टार्ट होगी, क्लासेस परफेक्ट स्टार्ट होगी, कॉन्सेप्ट के साथ होगी। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अगला, यानी बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी को रोकने के क्या क्या उपाय हैं, बेरोजगारी के आंकड़े कौन देता है और बेरोजगारी के जो लेटेस्ट आंकड़े हैं किसके द्वारा वो जारी किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगले सेगमेंट में। यहां आपको देखना है बेरोजगारी के बाद जो अगला आपका होगा वो होगा आपकी गरीबी। ठीक है, गरीबी का क्या अर्थ है, गरीबी के कितने प्रकार हैं, सापेक्ष और निरपेक्ष। बिल्कुल नई बोतल में पुरानी शराब, रॉबर्टसन का कथन है। अजय कुमार जी, रॉबर्टसन का कथन है कि नई बोतल में पुरानी शराब। अवधेश जी, चलिए अच्छी बात है, कमेंट आ रहा है, इसका मतलब आप लोग जग रहे हैं। लग रहा है कि पसेरी खा के कुछ लोग सो रहे थे, जग गए हैं आप लोग। चलिए अच्छी बात है, तो आगे चलते हैं। देखिए, अगर आप लोग सही प्लानिंग नहीं करेंगे तो बेरोजगार रहेंगे, इस बात की गारंटी है। और अगर बेरोजगार रहेंगे तो आप गरीब रहेंगे। अगर आपको गरीबी नहीं झेलना है तो एक प्लानिंग बना लीजिए कि आपको एक निश्चित सीमा के अंतर्गत आपको समयबद्ध तरीके से आपको तैयारी करनी है और 100% आपको परफॉर्मेंस देना है, ताकि आपकी बेरोजगारी
अगले साल तक क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो इसलिए गरीबी नहीं होनी चाहिए, तो गरीबी के लिए आपको प्लानिंग बनाना आवश्यक है। तो गरीबी हम लोग देखेंगे, गरीबी के बाद हम लोग आ जाएंगे, हाँ ध्यान रखिएगा, अगर इस स्थिति में अगर आपकी प्लानिंग सही रही, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, गरीबी खत्म हो जाएगी, तो इससे सिर्फ आपका विकास नहीं होगा बल्कि देश का भी विकास होगा। तो अगला जो आपका चैप्टर होगा वो होगा आपकी राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय पे हम लोग चर्चा करेंगे, राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसमें कुछ बेसिक चीजें होंगी। एक तो सबसे पहले जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे जीएनपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है, इसके बाद हम लोग देखेंगे जीडीपी एज फैक्टर कास्ट क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे जीएनपी एज फैक्टर कास्ट क्या होता है, फिर इसके बाद अगले सेगमेंट में हम लोग देखेंगे एनडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है, इसके बाद देखेंगे एनएनपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे एनडीपी एज फैक्टर कास्ट क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे एनएनपी एज फैक्टर कास्ट क्या होता है। तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट है। अगर ये चीजें आपको समझ में नहीं आएगी तो राष्ट्रीय आय आपको समझ में नहीं आएगा। राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन जारी करता है, राष्ट्रीय आय में किसको सम्मिलित किया जाता है, किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है, आर्थिक क्रिया क्या है, अनार्थिक क्रिया क्या है, अंतिम वस्तु क्या है, और राष्ट्रीय आय की गणना करते समय क्या क्या सावधानियां होती है, उन चीजों पर हम ध्यान देते हुए लास्ट में चर्चा करेंगे पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय क्या है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रति व्यक्ति आय क्या है, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कैसे इसको निकालते हैं, भारत की वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय क्या है, स्थिर मूल्य और चालू मूल्य पर इसको कैसे निकाला जाता है, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय के बाद इसमें हम लोग आंकड़े लेंगे, किसका, एनएसओ का आंकड़ा, यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के जो आंकड़े हैं उसको हमको आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस सेगमेंट को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है एनएसओ के बारे में। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे अगले पार्ट में। राष्ट्रीय आय के बाद अगला जो आपका चैप्टर होगा वो होगा आपकी कृषि। कृषि यानी एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कृषि क्या है, कृषि का महत्व क्या है, ठीक है, कृषि की विशेषताएं क्या है, इस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। कृषि विपणन क्या है, विपणन यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है, उसमें ट्राइफेड क्या है, नेफेड क्या है, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, इस पर थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। बाकी हम लोग देखेंगे कृषि कीमत आयोग। कृषि कीमत आयोग यानी कि कब इसका गठन किया गया, इसे कृषि कीमत एवं लागत आयोग कब बना दिया गया, ये इसके द्वारा जो रबी और खरीफ की फसल के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य, वसूली मूल्य और आवंटन मूल्य की घोषणा की जाती है, किस तरीके से की जाती है, उसका अप्रोच क्या है। अभी हाल ही में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य आया, इससे भी रिलेटेड सवाल आपका बनता है, तो इस एग्रीकल्चर पोर्शन में हम इस चीजों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर से संबंधित जो बहुत सारे रेवोल्यूशन है उस पर चर्चा करेंगे। एग्रीकल्चर से संबंधित जो आपके कार्यक्रम है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। एग्रीकल्चर से संबंधित अगर आप देखते हैं एक्सपोर्ट किया गया या कितना आयात किया गया, कितना निर्यात किया गया, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल, प्राथमिक क्षेत्र के बारे में डिटेल में चर्चा होगी। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कृषि के बाद हम लोग अगले सेगमेंट पर आएंगे, वो होगा उद्योग, यानी कि आपका होगा क्या, इंडस्ट्री यानी उद्योग। इसके बारे में देखेंगे उद्योग का इतिहास क्या रहा है, ब्रिटिश काल के दौरान से लेकर के आजादी के पहले तक औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कैसे की गई, यानी जब 1818 में कोलकाता के फूड क्लस्टर में पहली बार आधुनिक सीतु मिल की स्थापना की गई, तो उसके बाद भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस तरीके से औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया गया। लेकिन आजादी के बाद अगर हम देखेंगे तो 1948 की औद्योगिक नीति, 1956 की औद्योगिक नीति, 1973 की औद्योगिक नीति, 1980 की औद्योगिक नीति, 1985 की औद्योगिक नीति, 1990 की 91 की औद्योगिक नीति, इस पर हम डिटेल में अप्रोच लाएंगे। इसके बाद हम चलेंगे नवरत्न क्या है, महारत्न क्या है, राष्ट्रीय निवेश कोष का गठन कब किया गया, विनिर्माण आयोग का गठन कब किया गया, कंपनी अधिनियम क्या है, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि इंडस्ट्री सेक्टर में किस सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, कहां पर हो रहा है, क्योंकि कभी कभी आप लोगों से सवाल ऐसा पूछा जाता है। तो ऐसी चीजों पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उद्योग के बाद फिर हम लोग आएंगे, एक और आपका लास्ट चैप्टर होगा इंडियन इकोनॉमी सेगमेंट में, वो होगा राजकोषीय आपकी क्या नीति, राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी क्या है,
राजकोषीय नीति का अर्थ क्या है, राजस्व घाटा क्या है, प्राथमिक घाटा क्या है, राजकोषीय घाटा क्या है, बस्ती घाटा क्या है, मौद्रिक घाटा क्या है, उसके बारे में देखेंगे। फिर राजकोषीय नीति से संबंधित बजट सेगमेंट पे चर्चा करेंगे। बजट का इतिहास क्या है, बजट के प्रकार क्या है, ठीक है। बजट सेगमेंट में राजस्व बजट और पूंजीगत बजट क्या है। बाकी इसके बाद जो लेटेस्ट आपका बजट है 2022-23 का और आर्थिक समीक्षा 2021-22 के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यहां से भी आप लोगों में सवाल पूछा जाता है। तो इस तरीके से ये आपका पोर्शन होगा। इस पोर्शन के बाद अब आते हैं बेसिक पॉइंट पर, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर। यह तो आपका सिलेबस था, आपकी किताबें थी, आपकी स्ट्रेटजी थी। तो ऐसी स्थिति में अब आपको डिफाइन करना है कि आप किस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, किस तरीके से जीएस वर्ड के प्लेटफॉर्म पर आप ऑनलाइन की क्लास लेना चाहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए, आज की पहली क्लास है, तो यहां पर परिचय देना आवश्यक है। इकोनॉमी की क्लास का टाइमिंग, चलिए ओके, चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। तो चलते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेटजी के बाद सर की क्लास कैसी है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं कि अर्थशास्त्र का परिचय, यानी अब हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले अर्थशास्त्र का परिचय या अर्थशास्त्र की परिभाषा, अर्थशास्त्र की परिभाषा। देखिए, टीजीटी पीजीटी सेगमेंट के बाद या इंडियन इकोनॉमी सेगमेंट के बाद अब हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इस क्लासेस में आपको मैं स्टार्टिंग से बिल्कुल ABCD से आपको स्टार्टिंग कर रहा हूं, ताकि जो नए लोग जुड़े हैं या और लोगों को जोड़ना चाहते हैं तो उनको पता होना चाहिए। अगर इकोनॉमिक्स की ABCD भी उनको नहीं पता है तो वहीं से मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं, ताकि इनको इकोनॉमिक्स की पूरी जानकारी आ जाए और उसका थियोरेटिकल अप्रोच क्या है उसके बारे में भी आपको यहां जानना आवश्यक है। तो आइए चलते हैं, हम लोग सबसे पहले देखते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है। देखिए, सामान्य शब्दों में कहा जाए तो अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है। ध्यान रखिएगा, सामान्य शब्दों में कहा जाए अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है, सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है जिसमें उत्पादन, उपभोग, वितरण, लाभ, लगान, राजस्व आदि का अध्ययन किया जाता है, आदि का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, तो उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। यह तो बहुत सामान्य सी परिभाषा है कि जब हाई स्कूल या इंटर में हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते थे तो वहां पर इसे सामाजिक विज्ञान की एक शाखा के रूप में देखा गया था। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बुक क्या है सर? अजय कुमार जी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो बुक है वो बुक है आपकी एमएल झिंगन की किताब है, या एसएन लाल की किताब आप ले सकते हैं, एमएल झिंगन की बुक आप ले सकते हैं। तो यहां पर मैंने कहा कि अध्ययन किया जाता है उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। लेकिन इसको अगर आप सामान्य अर्थों में देखिए तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र। अब आप देखिए, सबसे पहले तो अर्थ एक संस्कृत शब्द है, ध्यान रखिएगा आप लोग। यहां पे अर्थ का मतलब होता है धन, और शास्त्र का अर्थ होता है आपका क्या? अध्ययन। तो सामान्य भाषा में हम लोग कह सकते हैं
अर्थशास्त्र धन का अध्ययन करता है। धन का क्या करता है? धन का अध्ययन करता है। तो इसकी सामान्य सी परिभाषा हो गई। अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? धन का अध्ययन करता है। तो क्या आप मानते हैं कि प्राचीन काल में अर्थशास्त्र के संदर्भ में सभी अर्थशास्त्रियों द्वारा परिभाषा दी गई थी? तो ऐसा कोई अप्रोच नहीं मिलता है। लेकिन सामान्य तौर पर माना गया था कि, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, सामान्य तौर पर माना गया था कि अर्थशास्त्र को प्राचीन काल में एक प्राचीन विद्या माना गया। अर्थशास्त्र को ध्यान रखिएगा, प्राचीन काल में इसे एक प्राचीन विद्या माना गया था। प्राचीन विद्या का मतलब था कि उस समय जो भी अर्थशास्त्र थे वो सूक्तों के रूप में या सूत्रों के रूप में उस समय डिफाइन किए गए थे। लेकिन उस सूत्रों के रूप में अगर देखें तो उसमें लगभग इसका इतिहास आपको 2300 साल पुराना मिलेगा। यानी 2300 साल पुराने में जो आपको अर्थशास्त्र मिलेगा वो सूक्तों में मिलेगा। ठीक है, और उस सूक्तों में आपको दो जानकारी मिलेगी। एक तो मिलेगी बृहस्पति के अर्थशास्त्र का, बृहस्पति के अर्थशास्त्र का, जिन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में जो जानकारी दी थी वो सूक्त में ही दी थी। जबकि दूसरा आपको मिलेगा जानकारी, वो है चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का, यह आपको ध्यान रखना है। आपको प्राचीन काल में यानी कि आपको दो प्रकार की अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी मिलेगी। अब उसमें अगर आप देखेंगे तो बृहस्पति और चंद्रगुप्त का, बृहस्पति ने चूंकि सबसे पहले अर्थशास्त्र के बारे में सूत्रों के रूप में उसकी व्याख्या की थी, तो यह माना गया कि अर्थशास्त्र के जो गुरु थे वो बृहस्पति थे। यानी अर्थशास्त्र के जो गुरु थे, ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र के जो गुरु थे वो आपके पहले बृहस्पति थे। लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र के बारे में जो आगे का अप्रोच रखा वो रखा चंद्रगुप्त के महामंत्री। ठीक है, चंद्रगुप्त के महामंत्री, उनका नाम था आपका कौटिल्य। और कौटिल्य की पुस्तक आई, उसका नाम था उस समय अर्थशास्त्र। और इसी पुस्तक में, अर्थशास्त्र में, सबसे पहले चंद्रगुप्त के समकालीन उन्होंने उनकी राजनीतिक व्यवस्था, ध्यान रखिएगा कौन सी व्यवस्था? राजनीतिक व्यवस्था, और प्लस उनके समकालीन उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वहीं पर उन्होंने सबसे पहले इसका वर्णन किया था। तो यानी अगर हम अप्रोच देखें तो चंद्रगुप्त के समकालीन उनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, उस पुस्तक में इसके साथ साथ उन्होंने दहेज प्रथा के बारे में या किलेबंदी के बारे में या राजस्व अर्जन के बारे में, तर्कशास्त्र के बारे में, इसके अलावा वैज्ञानिक विश्लेषण के बारे में उस पुस्तक में पहली बार चर्चा की गई थी। शायद आप लोग जानते होंगे कभी कभी चाणक्य नीति शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो चाणक्य नीति का मतलब यह था कि उस पुस्तक में प्रशासनिक और राजनीतिक क्षमता के बारे में, राजस्व के बारे में इनके इस पुस्तक में डिटेल में आपको जानकारी मिलती है। लेकिन अगर आप इस अप्रोच को और आगे चलकर देखेंगे तो आगे चलकर एक और जो कि महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हैं यानी आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, और वो उस अर्थशास्त्री का नाम था आपका एडम आपके क्या स्मिथ। एडम स्मिथ जो कि स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे। ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है कि एडम स्मिथ कहाँ के अर्थशास्त्री थे। खास तौर से टीजीटी पीजीटी वाले ध्यान देंगे। ठीक है, टीजीटी पीजीटी वाले ध्यान देंगे, अक्सर ये सवाल इस टाइप का पूछा जाता है। तो स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे एडम स्मिथ। 1776 में, ध्यान रखिएगा, इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। उस पुस्तक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द causes of वेल्थ ऑफ नेशन। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उनकी पुस्तक का पूरा जो नाम था ये आपको ध्यान में रखना है,
वो था वेल्थ ऑफ नेशन। और उसी पुस्तक में ध्यान रखिएगा, उसी पुस्तक में उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बताया। उस पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले अर्थशास्त्र को धन का उन्होंने बताया था क्या? विज्ञान। अब धन का विज्ञान का मतलब यह था कि एडम स्मिथ की जब पुस्तक आई तो उस पुस्तक में इन्होंने, ध्यान रखिएगा, धन को एक साधन माना, धन को एक साधन माना। यह आपको ध्यान में रखना है, धन को एक साधन माना और इसी के आधार पर अर्थशास्त्र का आधुनिक अप्रोच दिया। लेकिन अगर हम इस कार्यकाल के दौरान भी देखेंगे तो अरस्तु की भी एक पुस्तक आई थी, अरस्तु की पुस्तक आई थी। उस पुस्तक का नाम था इकोनॉमिका। ठीक है, इकोनॉमिका पुस्तक आई थी। उस पुस्तक में इन्होंने अर्थशास्त्र को, ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक में इन्होंने अर्थशास्त्र को गृह प्रबंध बताया था। अर्थशास्त्र को इन्होंने गृह प्रबंधन बताया था। तो ऐसी स्थिति में यह कहा गया कि अर्थशास्त्र गृह प्रबंधन की बात करता है। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन, बिल्कुल एडम स्मिथ। तो वेल्थ ऑफ नेशन की बात की थी उन्होंने। यहां पर उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बताया था, अर्थशास्त्र को गृह प्रबंधन की बात की गई। तो इसका जो एक अप्रोच, आपको ध्यान रखिएगा, इसका एक अप्रोच आपको और भी मिलेगा। इसका अप्रोच आपको मिलेगा अर्थशास्त्र के संदर्भ में। अर्थशास्त्र ग्रीक वर्ड से भी लिया गया है, आपको ध्यान में रखना है। ग्रीक वर्ड दो है, दो चीजों पर था ग्रीक वर्ड। एक था ओकियो, और दूसरा जो वर्ड था नोमस। ठीक है, ओकियो और नोमस दो शब्द से मिलकर बना था। और ऐसी स्थिति में ओकियोनॉमस का जो शाब्दिक अर्थ था, वो ध्यान रखिएगा, ओकियोनॉमस का जो शाब्दिक अर्थ था उसका अर्थ था परिवार का नियम, परिवार का नियम। ये आपको ध्यान में रखना है। ये परिवार का नियम, या अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिका यानी अरस्तु की जो पुस्तक आई, उस पुस्तक में भी उन्होंने हाउस प्रबंधन की बात की थी, हाउस मैनेजमेंट की बात की थी। तो इस बेस को अगर हम देखें तो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में एडम स्मिथ ही ऐसे पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने अर्थशास्त्र के संदर्भ में पहली बार मनुष्य के अंतर्निहित क्रियाओं का अध्ययन किया, उसका क्रमबद्ध और वैज्ञानिक अध्ययन किया और पहली बार डिफाइन किया कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो माना जाता है कि अर्थशास्त्र के जो पिता हैं यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, वो आपके एडम क्या हैं? स्मिथ है। तो सवाल आपसे पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के पिता कौन थे, तो बेसिकली आप कह सकते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स आपके एडम स्मिथ हैं। अब इस स्थिति में कभी कभी पुस्तक का नाम आपसे पूछ लिया जाता है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक कब प्रकाशित हुई, तो 1776 में। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक में एडम स्मिथ ने क्या कहा था? अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बताया था। यानी कि इनका जो सेंट्रल पॉइंट था वो धन पर ही केंद्रित था और धन को आधार बनाकर ही इन्होंने अर्थशास्त्र की आधुनिक व्याख्या की। तो आधुनिक जो अप्रोच आपको मिलेगा, उस अप्रोच में आप ये ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने आधुनिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से एक डेटा के साथ डिफाइन किया और मान लिया गया कि इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र धन का ही क्या है? विज्ञान है। तो इस तरीके से धन को आधार बनाकर पहली बार व्याख्या करने के कारण ही इनको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो अर्थशास्त्र के संदर्भ में, अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, अर्थशास्त्र के संदर्भ में इनका समर्थन और भी लोगों ने किया था, जिनमें नाम आता है जेबी से का। जेबी से इन्होंने पहली बार एडम स्मिथ का समर्थन किया। एडम स्मिथ का मतलब था कि क्लासिकल अर्थशास्त्री का समर्थन किया। अब क्लासिकल अर्थशास्त्री क्या है? क्लासिकल अर्थशास्त्री का मतलब ऐसे अर्थशास्त्री थे, ये मानते थे कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार होता है, अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं पाई जाती, स्फीति तथा मंदी की दशाएं नहीं पाई जाती। उनको क्लासिकल अर्थशास्त्री या शास्त्रीय अर्थशास्त्री कहा जाता है। तो शास्त्रीय अर्थशास्त्री के क्रम में एडम स्मिथ के बाद जेबी से जुड़ते हैं और कहते हैं अर्थशास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। यानी इसको
धन को आधार बनाकर ही एडम स्मिथ के बाद जेबीसी ने भी अर्थशास्त्र की परिभाषा दी। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे जेबीसी के बाद फिर आप देखेंगे यहां पर जो आपको परिभाषा मिलेगी उसमें वाकर की परिभाषा मिलेगी। वाकर, ठीक है, वाकर ने भी धन से संबंधित रिलेटेड अपना अर्थशास्त्र का अप्रोच दिया, बताया कि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन का अध्ययन करता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इनका समर्थन रिकार्डो ने भी किया था। इनका समर्थन रिकार्डो ने भी किया था। रिकार्डो ने भी धन से संबंधित अर्थशास्त्र की परिभाषा दी थी। यूपी टीजीटी ज्योग्राफी की क्लास कब से स्टार्ट होगी? बहुत जल्दी आपकी स्टार्ट हो जाएगी पूनम मौर्य जी, बहुत ही जल्दी आपकी ज्योग्राफी की, इकोनॉमी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, या आपकी ज्योग्राफी और हिस्ट्री की भी क्लास जल्द ही आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जेबीसी के बाजार का नियम, बिल्कुल अवधेश यादव जी, पूर्ति ही मांग का स्वयं सृजन करती है, इस बात की व्याख्या जेबीसी ने किया था। चलिए आगे देखते हैं कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो इन अर्थशास्त्रियों को मैंने कहा इनको क्लासिकल अर्थशास्त्री कहा जाता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, इनको क्लासिकल अर्थशास्त्री कहा जाता है। यानी क्लासिकल मैंने आपसे बताया था कि अर्थशास्त्री मानते थे कि अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का कोई उतार चढ़ाव या फ्लक्चुएशन नहीं होता है, ट्रेड साइकिल जैसी स्थिति नहीं आती है, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। तो इस तरीके से उनको कहा गया था क्लासिकल अर्थशास्त्री। तो जेबीसी, वाकर और रिकार्डो जैसे अर्थशास्त्री ने एडम स्मिथ का समर्थन किया और बताया कि अर्थशास्त्र धन का क्या है, विज्ञान है। तो परिभाषा के तौर पर देखा जाए तो सभी लोगों ने धन पर ही व्याख्या की। अब जब धन की व्याख्या की, धन को ही आधार बनाया और धन को मानकर कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो इतनी सारी परिभाषाएं दे दी गई, तो आगे चलकर इसकी आलोचना की गई। अब आलोचना किसके द्वारा की गई? आलोचना की गई, अगर आप देखेंगे, आलोचना की गई एक तो कार्लाइल द्वारा, फिर आलोचना की गई रस्किन द्वारा। ठीक है, इन्होंने अर्थशास्त्र को, ध्यान रखिएगा, इन्होंने अर्थशास्त्र को गणित विज्ञान बताया। अर्थशास्त्र को गणित विज्ञान बताया, या अर्थशास्त्र को कुबेर की संज्ञा दी। कुबेर की संज्ञा दी, या इसको इन्होंने रोटी मक्खन का अर्थशास्त्र बताया, रोटी मक्खन का शास्त्र बताया। यानी इनकी आलोचना की गई कि इन लोगों का जो भी सेंट्रलाइजेशन था वो धन पर ही था, धन को साधन बनाया और बताया कि अगर जैसे जैसे विभिन्न राष्ट्रों में धन या संपत्ति में लगातार अगर विकास होता जाएगा तो जाहिर सी बात है उस देश का भी धीरे धीरे क्या होगा, विकास होगा। यानी अगर हम देखें तो अर्थशास्त्र के विकास क्रम में यानी 1776 से लेकर के यानी कि लगभग 100 साल तक अर्थशास्त्र की यही परिभाषा प्रचलित थी, इसी को आधार बनाया गया था। और आगे चलकर अगर आप देखेंगे तो इनकी आलोचना होने के बाद, ध्यान रखिएगा, आलोचना होने के बाद फिर अगर आप देखेंगे तो इसके बाद एक और अर्थशास्त्री आते हैं और उनका नाम था मार्शल। ध्यान रखिएगा, उनका नाम था मार्शल। मार्शल की भी पुस्तक आती है 1890 में और उस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, यानी अर्थशास्त्र के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जब प्रकाशित हुई, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जब प्रकाशित हुई पर नोटिफिकेशन छप जाए। चलिए आगे ध्यान दीजिए आप लोग कि आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस का टाइम दे दिया गया है, वो आगे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक 1890 में प्रकाशित हुई और इस पुस्तक में
मार्शल ने कहा था कि अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ध्यान रखिएगा, मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। इसका मतलब था कि उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र सिर्फ धन का ही अध्ययन नहीं करता है बल्कि मानव व्यवहार का भी करता है क्या, अध्ययन। इसका मतलब यह था कि उन्होंने धन को साधन माना जबकि मानव को उन्होंने उस समय साध्य माना था और बताया था कि धन मनुष्य के लिए बना है न कि मनुष्य धन के लिए। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अर्थशास्त्र के संदर्भ में पहली बार जो सामाजिक विचारधारा रखी वो पहली बार मार्शल द्वारा रखी गई। इसलिए यहां पर मार्शल ने, ध्यान रखिएगा, यहां पर मार्शल ने अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान बताया था। अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान बताया था। यह ध्यान रखिएगा, कभी कभी आप लोगों से स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है कि किन्होंने अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान बताया, यानी सामाजिक विज्ञान के रूप में पहली बार मार्शल ने अर्थशास्त्र के विकास क्रम को एडम स्मिथ के बाद बढ़ाने का कार्य किया और कहा कि अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, वो मानव व्यवहार की व्याख्या करता है। तो कल्याण से संबंधित अगर आप देखेंगे तो मार्शल की जो परिभाषा थी वो कल्याण से संबंधित परिभाषा थी, ठीक है, कल्याण से संबंधित परिभाषा थी। इसलिए ध्यान रखिएगा, मार्शल को नियो क्लासिकल अर्थशास्त्री भी कहा जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है, नियो क्लासिकल अर्थशास्त्री भी कहा जाता है, अर्थात ऐसे अर्थशास्त्री थे जो मानव के व्यवहार पर, भौतिक कल्याण पर, सामाजिक कल्याण पर वो बल देते थे। वो कहते थे कि वो मानते थे कि धन मनुष्य के लिए बना है न कि मनुष्य धन के लिए। तो ऐसी स्थिति में टीजीटी पीजीटी सेगमेंट में आपसे पूछा जाता है कि कौन से एक अर्थशास्त्री क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं या कौन से अर्थशास्त्री नो क्लासिकल अर्थशास्त्री हैं। यह पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के संदर्भ में यानी धन के संदर्भ में किसने आधुनिक विचारधारा नहीं दी या दी। तो इस तरीके से, इस टाइप से इसमें सवाल पूछा जाता है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछा जाता है वो आपको ध्यान में रखना है कि नियो क्लासिकल अर्थशास्त्री कौन है या कौन नहीं है। तो अगर आगे देखा जाए तो अर्थशास्त्र के विकास क्रम में मार्शल के बाद अगर आप देखेंगे तो एक और अर्थशास्त्री आते हैं और उस अर्थशास्त्री का नाम था पीगू, ठीक है। पीगू के बाद फिर आते हैं सीटोवास्की, ठीक है। सीटोवास्की के बाद आते हैं वर्गसन, ठीक है। इनको क्लासिकल अर्थशास्त्री माना जाता है। इन्होंने भी मानव व्यवहार की बात की, मानव व्यवहार के संदर्भ में अर्थशास्त्र की व्याख्या की। इसका मतलब था कि इनकी जो परिभाषा थी वो आर्थिक कल्याण और भौतिक कल्याण पर केंद्रित थी और बताया कि अगर मानव का विकास नहीं होगा तो किसी भी सूरत में देश का विकास नहीं होगा। तो मार्शल की जो परिभाषा थी, चूंकि सिर्फ धन पर ही नहीं बल्कि मानव व्यवहार पर केंद्रित थी, तो ये मान लिया गया इनकी जो परिभाषा है वो एडम स्मिथ की परिभाषा से और भी व्यापक परिभाषा है। तो कभी कभी आपसे सवाल पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र को आगे बढ़ाने का या विकसित करने का कार्य किस अर्थशास्त्री ने किया था। तो ध्यान रखिएगा, वो किया था आपके किसने, मार्शल ने। तो मार्शल की परिभाषा आदर्शात्मक परिभाषा थी, मानव व्यवहार पर केंद्रित थी, मानव व्यवहार को वहां पर साध्य माना गया। तो यह मान लिया गया कि इकोनॉमिक सेगमेंट में अर्थशास्त्र को बढ़ाने का, व्यवस्थित करने का और भी आगे का कार्य मार्शल ने किया और उनका समर्थन किया पीगू ने, सीटोवास्की ने और वर्गसन ने या कार्ल हिक्स ने। तो इन लोगों ने अर्थशास्त्र के विकास क्रम को और भी आगे बढ़ाया, उनका समर्थन किया और पुरजोर समर्थन किया। और यही कारण था कि मार्शल, पीगू और सीटोवास्की और वर्गसन जैसे अर्थशास्त्री को कल्याणवादी अर्थशास्त्री या नियो क्लासिकल अर्थशास्त्री माना जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि टीजीटी पीजीटी के सेगमेंट में इस टाइप से यहां से अक्सर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए, आज की क्लास में मैंने आप लोगों को स्ट्रेटजी रखी थी, कैसे आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए, बुक्स क्या है, सिलेबस क्या है, बहुत सारी चीजों पर चर्चा किया था। तो आज की क्लास को हम यहाँ पर
यहीं पर रोकेंगे, आगे की भी क्लासेज है, तो ऐसी स्थिति में इसके आगे हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को क्लास कैसी लगी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको क्लास की पूरी जानकारी लेनी है तो आप लोग आगे यानी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी नंबर दिया गया है उस पर क्वेरी करके इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं कि क्लास का टाइम क्या होगा, क्लास का शेड्यूल क्या होगा। ठीक है, उसके बारे में आपको एक टाइमिंग के साथ, एक स्ट्रेटजी के साथ, एक निश्चित समय में इस बात की गारंटी है कि आपका सिलेबस भी पूरा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इस क्लास को ज्वाइन करते हैं तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपको 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो आज की इस क्लास में अब तक इतना ही, बाकी अगले क्लास में इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।